हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक ऐसी कहानी लेकर के हाजिर हूं जो आज तक हमारे समाज में घटित होती आई है और आज भी घटित हो रही है। लॉकडाउन में तो हद हो गई है। आज की डेट में ना तो कोई ये देख रहा है कि लड़के को किस तरह से पसंद करना, लड़की को कैसे करना, क्या चीज़ देखनी है। बस अपना काम सीधा करना है, जल्दी से जल्दी 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सब शादी के चक्कर में लगे हुए हैं और ये बहुत ही घातक है। इसके पीछे ही मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी बहुत समय पहले की, लगभग 25 वर्ष पहले की, और हमारे जो दादाजी थे उन्होंने हमें कहानी बताई थी। दोस्तों, तो देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में रामपाल नाम का एक आदमी रहता था और वो पेशे से एक स्कूल में चपरासी था और उसके 4 बेटे और 1 बेटी थी। बच्चे बहुत ही होनहार थे और रामपाल की बात को कभी भी वो काटते नहीं थे। पढ़ने में बहुत तेज थे। जो लड़की थी वो 3 लड़कों के बाद थी। जो सभी बच्चे पढ़ते थे। परिवार बहुत ही खुशहाल था और धीरे धीरे समय बीतता गया। रामपाल को बस एक ही टेंशन ज्यादा सताती थी कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई एक ही बच्चा कोई नौकरी पर लग जाए जिससे कि सरकारी खजाने में साझा हो जाए। परंतु उसकी अभी तक अभिलाषा ये पूरी नहीं हुई थी। जो बेटी थी बहुत ही अच्छी थी, सुशील थी, सुंदर थी और बड़ा प्यार करता था रामपाल उस बेटी से। बेटों से भी ज़्यादा प्यार करता था और बेटी भी अपने पिताजी से, भाइयों से बड़ा प्यार करती थी। समय बीतता चला गया। रामपाल ने 2 बेटों की धीरे धीरे शादी कर ली और अब तीसरा बेटा जो था उसका नंबर आया, लेकिन क्योंकि उससे छोटी ही बेटी थी जो अब इंटर क्लास में आ गई थी। लड़की का नाम था रीमा और रीमा अब इंटर क्लास में आ गई थी और उसका जो बड़ा भाई था वो बीए में था। तो एक दिन रामपाल ने अपने 4 बेटों को बिठाया और कहा कि रीमा के लिए रिश्ता हमें ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा वर ढूंढने में वक्त लगता है, इसलिए अभी से कोशिश करेंगे तो शायद साल भर लग जाएगी। तभी तक रीमा की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। अर्थात इंटर के बाद उनका प्लान पढ़ाने का नहीं था बल्कि शादी करने का था, क्योंकि रीमा शादी लायक हो गई थी। अब उन्होंने 1-2 जगह, जैसे बोलते हैं गाँव में, 2-4 लोगों से कहा कि कोई लड़का ठीक ठाक सा हो तो बताएं। 2-4 जगह देखने भी गए, लेकिन कहीं वर मिलता सही तो घर नहीं मिलता, कहीं घर मिलता तो वर नहीं मिलता, कहीं जमीन नहीं मिलती तो कहीं जायदाद नहीं मिलती। कुल मिलाकर के वो हर सुख में अपनी बेटी को डालना चाहते थे, परंतु हर सुख रीमा के साथ नसीब में नहीं था। और एक दिन रजनी नाम की लड़की जो उसी गांव की थी अपने पति के साथ गांव में आई हुई थी और वो मिलने के लिए रीमा के घर गई और राजी खुशी ली। तो बात बातों में ही रीमा के पिताजी कहने लगे रजनी से कि रजनी बेटा, तेरे यहाँ कोई यदि लड़का हो हमारी रीमा के लायक तो कोई लड़का बता। कहने लगी, चाचा जी गांव में तो कई लड़के हैं लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो आए हुए हैं, उन्हें बुला लीजिए, वो शायद बता दें, क्योंकि मैं तो केवल लड़का बता सकती हूँ, जमीन जायदाद के विषय में तो वही बता सकते हैं। अब रमेश को भी बुला लिया गया। रमेश रजनी का पति था। उसे बुला लिया और उनसे पूछा, मेहमान आपके यहाँ कोई लड़का है ऐसा जो हमारी रीमा के लायक हो? रमेश ने कहा, लड़के तो बहुत हैं, आपको कैसा लड़का चाहिए? कि लड़का जमीन जायदाद हो, लड़का कोई हिल्ला जानता हो। अब रमेश ने थोड़ा दिमाग लगाया और कहने लगा, लड़का तो है, जमीन जायदाद भी बहुत है और लड़का अपना हिल्ला भी जानता है। उसके जो पिताजी हैं वो सरकारी महकमे में हैं। अब ये बात सुनकर के रीमा के पिताजी को बड़ी खुशी हुई कि वो रिश्ता कर लेंगे, कि ये तो बात करनी पड़ेगी, आप आ जाइए किसी दिन। अब दोनों में बातचीत हुई और एक तारीख तय हो गई। हालांकि रीमा के सामने कोई भी बात नहीं हो रही थी, रीमा को इसकी भनक भी नहीं थी, क्योंकि रीमा स्कूल गई हुई थी। अब ये सारी बातें हुई और जो दिन तय किया गया था उस दिन रीमा के पिताजी और रीमा के 2 भाई जो बड़े थे वो लड़का देखने के लिए गए और वो बिचौलिया के घर अर्थात रमेश के घर जाकर के बैठ गए। रमेश ने ये बातें अपने पिताजी को पहले ही बता दी थी कि इस तरह से मेरी ससुराल से लोग आएंगे और ऐसे ऐसे मैंने एक लड़का बताया है। उस लड़के का नाम बता दिया। उसके पिताजी बोले कि ठीक किया तूने, जमीन जायदाद भी अच्छी है, लड़की कैसी है? लड़की इंटर में पढ़ रही है, बहुत सुंदर लड़की है। रमेश के पिताजी कहने लगे, ठीक है आने दो, कि आज ही आने का टाइम है। कि ठीक है, तो भाई दूध दाद रख लो और नाश्ता पानी का इंतजाम कर दो। सब हो गया। उस समय गांव में फ़ोनों का प्रचलन नहीं था, अर्थात गांव में तब तक फ़ोनों ने अपनी पकड़ नहीं बनाई थी। अब नियत समय पे वो तीनों लोग आ गए और आने के बाद रामा कृष्णा हुई और आओ भगत हुई
वही जो स्वागत किया जाता है वैसा ही रीमा के पिताजी का स्वागत किया गया। अब जो रमेश के पिताजी थे वो सत्संगी थे, उधर रीमा के पिताजी भी सत्संगी थे। अब दोनों के विचार एक दूसरे से मिल गए और आपस में बातचीत होने लगी। उधर साइड में रीमा के भाई कहने लगे पिताजी लड़के को भी देख लिया जाए। जो रमेश के पिताजी थे कहने लगे क्यों नहीं, लड़के को भी दिखाएंगे, पहले लड़के के पिताजी से और उनके चाचा जी से मिलवाते हैं आपको। तो उन्होंने खबर भिजवा दी। लड़के के पिताजी के साथ साथ लड़के के चाचा, लड़के के जीजा, ये तीनों जाकर के वहाँ बैठ गए। आपस में बातचीत हुई, उनका परिचय कराया, ये जीजा हैं, ये उनके चाचा जी हैं और ये लड़के के पिताजी हैं। आपस में बड़ी बातचीत हुई, बताया किस महकमे में हो, कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, सब कुछ बता दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात छुपा दी गई कि जो ज़मीन जायदाद बताई थी वो सारी की सारी बता दी गई कि इतनी राहुल के नाम है। जबकि जो राहुल था, जो लड़का था जिसे देखने आए थे, उसके पिताजी ने अपना आधा आधा बंटवारा राहुल के लिए और आधा अपनी लड़की के लिए अर्थात अपने दामाद के लिए कर दिया था, जो कि यहीं पर रह रहे थे। इसलिए वो उस समय आ गए थे। लेकिन उन्हें ये बात नहीं बताई गई। उन्हें सब कुछ बताया गया, इतनी ज़मीन और इतनी जायदाद है। अब लड़की के पिताजी बड़े खुश हुए कि भाई इतनी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है, 25 बीघे ज़मीन बता दी, अकेले नाम पर है, लड़का भी हिल्ला करता है। अब धीरे धीरे जो रीमा के भाई थे उनकी बेसब्री का बांध टूट रहा था कि इतना सब कुछ तो ठीक ठाक है, लड़का तो देख लें। अब लड़के को बुलाया गया जी, गया लड़का सामने आया, सबसे राम राम करी लड़के ने। और राम राम करने के बाद जैसे ही राम राम करी लड़के ने, तो बिचौलिया का काम संभाल रहे थे रमेश के पिताजी। उन्होंने कहा देखो जी ये साहब आपके सामने लड़का है, ये है लड़का। अब ये सुना जैसे ही तो जो लड़की के भाई थे अर्थात रीमा के भाई थे, उनके तो ऐसे लगा कि जैसे सारे करे कराए पे पानी फिर गया। इतनी ज़मीन जायदाद थी, इतनी सारी बढ़ाई की, लेकिन सब फीकी पड़ गई हो, क्योंकि लड़का बिल्कुल बेजान सा था, लड़के में बिल्कुल दम नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि जब सेहत बट रही थी वो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो, और अगर उसके दोनों पहुंचों को हाथ में लेते तो दोनों एक हाथ में ही आ जाते। इस कंडीशन को देख के रीमा के भाई थोड़े झिझक गए। उन्होंने मन बना लिया कि यहाँ शादी नहीं करेंगे, जब लड़का ही किसी ढंग में नहीं है तो जायदाद का क्या करना। अब रीमा के पिताजी कहने लगे लड़के से क्या आपको कोई बीमारी है। अब लड़का चुप। लड़के से पूछा क्या परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है, खाने पीने की कमी है क्या। तो बीच में ही बिचौलिया दाग पड़े, कहने लगे नहीं जी खाने पीने की कोई कमी नहीं है, इस घर में क्या खाने पीने की कमी, बहुत बढ़िया बढ़िया खान पीन है, और इतना है कि इसके मेवा मिष्ठान तो छत पे सूखते हैं और इतना खाता है, पता ही नहीं इसे क्या हो रहा है, शायद शादी के बाद सुधर जाए। अब रीमा के पिताजी भी थोड़े झिझक गए लड़के की तरफ से, क्योंकि लड़का लड़की के जोट का था ही नहीं, किधर भी नहीं था। अब बातचीत हुई आपस में, जवाब मांगा बिचौलिया ने, बताओ क्या करना है। रीमा के पिताजी बोलते उससे पहले ही रीमा के भाइयों ने कह दिया हम मौसा जी आपको जाकर के जवाब देंगे और कुछ दिन में जवाब आपको आ जाएगा। समझ तो वो भी गए थे कि ये मनसा नहीं है करने की, जो उन्हें नाश्ता पानी करना था, बिचौलिया के घर ही उन्होंने नाश्ता पानी किया। लड़के का घर बार देखा, घर ठीक बना हुआ था, कंडीशन ठीक थी जैसा अकेला था, और उन्हें ये बताया ही नहीं गया था कि दामाद भी यहीं रहते हैं। अब वो चले गए। उधर वो आपस में बैठ करके उन्होंने आपस में बातचीत की, रीमा की माँ से बात की। रीमा की माँ ने भी मना कर दिया कि जब लड़का ही ढंग में नहीं है तो क्या फ़ायदा, लड़की के लिए सुख होना चाहिए, लड़की का सबसे बड़ा गहना लड़का होता है, और लड़का बेकार है तो ज़मीन जायदाद का क्या करना। क्या लड़की बरतेगी उन्हें, उस लड़की की औलाद बरतेगी, लड़की को तो केवल पति सही होना चाहिए। अब लेकिन आपस में ये बात आई गई हो गई, लेकिन रीमा को अभी भी कुछ नहीं पता था। रमेश से राहुल के जीजाजी कहने लगे कि यार लड़की तो दिखा, लड़की कैसी है। और रमेश की मदद से राहुल का जीजा लड़की को देखने के लिए चोरी चुपके गए, और वो कॉलेज में पढ़ती थी। रमेश ने बता दिया कि यहाँ से वो आती है और यहीं से जाती है, अब आने का समय हो रहा है बच्चों का। अब किसी के साथ कौन बैठा है किसी को क्या पता, कोई भी बैठ सकता है, वो तो उस वहाँ का रिश्तेदार है, रिश्तेदार के साथ एक गांव का और बैठ गया, उसके साथ दूसरा आदमी बैठ गया, किसी को क्या पता कौन बैठा है। अब रमेश ने दूर से देख ली कि वो लड़की आ रही है, रीमा आ रही है। अब रीमा को देख करके बताया कि वही लड़की है जो आ रही है। अब लड़की को देखा तो राहुल का जीजा एकदम मोहित हो गया, लड़की तो बहुत अच्छी है, अब इसी से रिश्ता करा, जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी हो जाए इसी से रिश्ता कराना है। लड़की वास्तव में बहुत सुंदर थी, सुशील थी, चलने फिरने से भी लग रही थी कि वास्तव में बहुत अच्छी लड़की है। जो राहुल का जीजा था वो तो वापस लौट आया, लेकिन
रमेश ने जा करके फिर वहाँ बात छेड़ दी। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दिया आपने, ऐसा घरबार शायद आपको नहीं मिलेगा कभी। उधर रीमा के भाइयों का खून फूक रहा था कि ये फिर आ गया और ये फिर गड़बड़ करेगा। और रीमा के पिताजी ने कह दिया अभी जवाब देंगे, हम अभी बोले बतलाए नहीं आपस में, बोलने बतलाने के बाद आपको जवाब देंगे। रमेश 2-4 दिन रुका और चला आया। एक बार अब रमेश के पिताजी गए, अर्थात जो बिचौलिया बन गए थे। अब रीमा के पिताजी को उन्होंने अपने पास बुला लिया और सत्संग की बातें चलने लगीं। और सत्संग की बातों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो एक दूसरे को जाल में फंसाया जाता है। अब यही बात हुई। अब एक दूसरे को जाल में फंसाने वाला सिस्टम चल गया और रीमा के पिताजी कुछ बहकाई में आ गए। जाके कहने लगे कि भाई लड़का चलो कोई नहीं है, खा पी के ठीक हो जाएगा, बाकी सब ठीक ठाक है। लेकिन तीसरे नंबर के भाई को जब पता लगा कि लड़का ठीक नहीं है तो वो कहने लगा रीमा हमारे लिए सब कुछ है, हम पहले लड़का देखेंगे। अब रीमा के पिताजी कहने लगे इन दोनों ने लड़का देखा है, तू क्या देखेगा, ना मैं भी देखूंगा। अब जी उसे भी लड़का दिखाया गया, लड़के को उसने वहीं रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब रीमा के पिताजी की बात थी, क्योंकि रीमा के पिताजी की बात कोई काटता नहीं था। अब रीमा के पिताजी को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और ऐसे तैसे करके वो मान गए। शादी का मुहूर्त निकाला गया, सगाई की गई, परंतु रीमा का एक भी भाई खुश नहीं था। लेकिन पिताजी की बात काट भी नहीं सकते थे। अब एक दिन शादी का दिन भी तय हो गया और शादी के लिए बारात गई। जब बारात चढ़ रही थी तो रीमा की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था सुशीला, उसके साथ और भी लड़कियां थीं कि चलो देखते हैं लड़का कैसा है। जब गांव से गुजरी बारात, जब सुशीला ने लड़के को देखा वहीं पर उसका माथा ठिनक गया और बाकी सहेली भी एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि इसके 4 भाई हैं, इसके पिताजी इसी को देख के आए हैं। रीमा तो ऐसी ऐसी बातें करती थी कि मेरे लिए ऐसा राजकुमार आएगा, ऐसा आएगा, मैं ऐसे से शादी करूंगी, ये तो बिल्कुल कबाड़ा हो गया। अब सुशीला को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जा करके रीमा के पास पहुंच गई और कहने लगी ये किसने लड़का देखा है, इतना बेकार लड़का है कि शायद किसी का है और शायद किसी का हो। और रीमा हंसने लगी, कहने लगी तू मजाक कर रही है, मेरे पिताजी हैं, मेरे 3 भाई देख के आए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उल्टा बता रही है कि नहीं, वो ऐसा है कि फूंस की तरह है, अगर तू उसके दोनों पहुंचों को हाथ में पकड़ लेगी ना तो वो छुड़ा नहीं सकता, इतना ताकतवर लगता है मुझे। लेकिन रीमा कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। रीमा कहने लगी मुझे अपने भाइयों पे भरोसा है, अपने पिताजी पे भरोसा है, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है। अब तो ये तो जिंदगी भर की खुशी है, तो इसमें क्या ख्याल नहीं रखेंगे वो? उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा और लड़का ठीक ही होगा। अब सुशीला इतनी बात सुन करके रोने लगी, कहने लगी कि शायद तेरी बात सच होती, परंतु ऐसा नहीं है। अब तो रीमा के अंदर भी कुछ भी हलचल होने लगी, आखिर बात क्या है। उससे पूछा कि सच सच बता बात क्या है। वो कहने लगी लड़का तेरे लायक नहीं है। अगर पैसा है, जमीन जायदाद है, तो क्या पैसा जमीन जायदाद सब कुछ होता है? जोड़ा कुछ नहीं होता। जो भी देखता है वो जोड़े को देखता है, जमीन जायदाद को कोई देखने नहीं जाता। वो तू बरतेगी उसे, लेकिन जब तू यहाँ आएगी तो तेरे साथ जमीन जायदाद नहीं आएगी, ये लड़का ही आएगा। अब तो ये कह करके सहेली इधर उधर हो गई। अब उधर साइड में जो रीमा के जो भाई थे वो एक भी खुश नहीं था। लड़के को देखकर छोटा भाई भी ठिनक गया, उसके भी दिमाग में आए पता न कहा है, ये कहाँ देख काएं करके। अब लड़की की जो माँ थी वो भी बेबस थी, सब बेबस थे, लेकिन हो रहा था उसे देखे जा रहे थे। अब होते करते जो बारात थी वो बारौटी तक आ गई। बारौटी हुई और चोरी छुपके रीमा ने लड़के को देख लिया। और रीमा ने जैसे ही लड़के को देखा, जैसे मानो उसके पैरों से किसी ने जमीन खींच ली हो। रीमा अंदर तक दहल गई, कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई मेरे लिए देख के आए, नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। अब रीमा ने अपने भाइयों को बुला लिया। रीमा रोने लगी और कहने लगी भाइयों क्या बात है, इस पृथ्वी पर यही एक लाल मिला था आपको, ये मेरे लायक ही है ना, आपकी बहन इसी लायक है ना, तो आप कर आए। पिताजी का चलो बुढ़ापा है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप तो देख सकते थे ना, आप तो 3 देख के आए हो, इसी को पसंद करके आए थे, इसलिए कहते थे कि तेरी शादी राजकुमार से करेंगे, यही राजकुमार है, यही पृथ्वी पे तुम्हें राजकुमार मिला। अब रीमा के तीनों भाई चुप थे। आज रीमा शायद पहली बार भाइयों के सामने रो रही थी और ऊंची आवाज में बात कर रही थी। आज से पहले कभी रीमा ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन भाई भी उसकी बातों को सुन करके चुप थे और भाइयों के पास कोई भी जवाब नहीं था। रीमा कहने लगी भाई लोगों, आपको ये युवराज मुबारक हो, तिल तिल अपनी जान झोंकने से अच्छा मैं एक साथ अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं शादी से नहीं कर सकती। आप अब सुन लो फिर सुन लो, मैं शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं करूंगी।
अब रीमा के भाई भी रोने लगे। जब उन्हें ये लगा कि रीमा कुछ कर लेगी तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया। कहने लगे तेरी शादी इससे नहीं होगी। हमने आज तक पिताजी की बात रखी है, लेकिन आज तेरे जीवन की खातिर हम पिताजी की भी बात नहीं मानेंगे। अब तीनों भाइयों ने बिचौलिया से जाके कह दिया इस लड़के से हमारी बहन की शादी नहीं होगी। आपके लिए खाना लगाए, अपनी बारात को खाना खिलाओ और चले जाओ। इतना सुनते ही बिचौलिया के तो होश उड़ गए और वहाँ जो लड़के पक्ष के जो लोग खड़े थे उनकी भी हालत ख़राब होने लगी। ये क्या कह रहे हैं, और एक नहीं तीनों भाई कह रहे हैं। अब सबकी ज़बान पर केवल एक ही बात थी रीमा के पिता की, कि रीमा के पिता को ढूंढा जाए, क्योंकि वही थे जो उनके कब्जे में आ सकते थे। काफ़ी देर ढूंढने खकोरने में उन्हें लगी और रीमा के पिताजी आखिर मिल गए और उनकी तलाश खत्म हुई। बिचौलिया कहने लगे चौधरी साहब, आपकी जवान की खातिर हम बारात लेकर आए हैं और आपके लड़के कह रहे हैं कि दुल्हन नहीं जाएगी, बारात को ऐसे ही ले जाओ खाना खिला करके। बिचौलिया के साथ राहुल के पिता भी थे और चाचा भी थे और मैन आदमी भी थे। रीमा के पिताजी को तो पता ही नहीं था हुआ क्या है। वो कहने लगे कि आपके लड़के ने ऐसी सी बात कही है। रीमा के पिताजी को भी अब बहुत झटका लगा। उनको भी शायद अपनी अब भूल का एहसास हो गया था कि मैंने बच्चों की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। अपनी फूल सी बेटी को मैं आज नर्क में झोंकने जा रहा हूँ, लेकिन अब करते भी क्या। चारों तरफ से सवालों की बौछार हो रही थी। कोई कह रहा था ये कोई आदमी में आदमी होते हैं जिनकी जवान की कोई वैल्यू नहीं होती, समाज में जिनका कोई मान नहीं होता, ऐसे भी आदमियों की कोई वैल्यू होती है। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। अब राहुल के पिताजी कहने लगे चौधरी साहब, हम तो लड़के वाले हैं और लड़के वाले से लड़की वाला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लड़का वाला तो भिखारी होता है, क्योंकि बेटी वाला अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़े नाजों से बड़ा करता है और जब वो बड़ी हो जाती है, जब वो कुछ करने लायक हो जाती है तो उसे दूसरे को सौंप देता है ताकि दूसरे की घर गृहस्थी चल सके। चौधरी साहब, यदि मैं आज बिना बेटी के गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि बदनामी मैं ये सह नहीं पाऊँगा। तो मैं अपनी झोली फैला करके आपसे भीख मांगता हूँ कि आप अपनी बेटी की भीख मेरी झोली में डाल दो। सारी बातों को रीमा के पिताजी सुन रहे थे। अपनी भूल का तो उन्हें पश्चाताप था ही, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। रीमा के पिताजी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ उस गांव के भी कुछ लोग आ गए। उन्होंने भी जब बात सुनी तो वो भी रीमा के पिताजी को पकड़ने लगे। उस दिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था ये लड़का किधर से लड़की के लायक है, क्या बात है, क्या देख के आए थे आप। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रीमा के पिताजी का सर फट जाएगा। अब हिम्मत करके रीमा के पिताजी ने कहा आप सब लोग चुप हो जाइए, वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कैसे भी करूं। गांव के लोग कहने लगे आपकी बेटी है तो इसका मतलब ये नहीं नर्क में झोंक दोगे आप, जमीन जायदाद खाएगी क्या वो। लेकिन रीमा के पिताजी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वहां से निकल गए। जा करके अपने बेटों से बात की। बेटों ने बिल्कुल दो टूक बात कर दी, पिताजी आज तक हमने आपकी बात नहीं काटी, परंतु रीमा ही जब खुश नहीं रहेगी तो फ़ायदा क्या शादी करने का। जितना पैसा लग गया लग जाने दो, हम अपनी बहन की शादी कहीं और करेंगे अच्छा सा लड़का देख कर। रीमा के पिताजी कहने लगे बेटा कमी क्या है, कोई भी तो कमी नहीं है, लड़का ऐसा ही है तो उसमें क्या नुकसान है, ज़मीन जायदाद भी सब कुछ है। फिर अगर ये बात जो आज कह रहे हो अगर पहले कहती थी सोची जाती, लेकिन आज बारात दरवाजे पर है, हमारी भी बेइज्जती है, दूसरे आदमी की भी बेइज्जती है। बेटे जिनकी जवान की कीमत नहीं होती उनकी कोई इज्जत नहीं होती। आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, यहाँ हमारी बहन की ज़िंदगी दांव पे लगी है। अब रीमा भी पीछे सुन रही थी ये सारी बातें। अब उसके पिताजी रीमा के पास गए, कहने लगे बेटा तू ही ने समझा, मैं क्या तेरा अहित चाहता हूँ। रीमा कहने लगी पिताजी अहित तो आप नहीं चाहते, सच बताइए जो आप देख कर आए हैं क्या वो आपकी बेटी के लायक है। अब इस बात पर रीमा के जो पिताजी थे वो चुप हो गए। अब चारों तरफ से बौछार होने लगी। रीमा की माँ अलग कहती, रीमा के भाई अलग कहते, कुछ लोग जो और खड़े थे वो अपनी अपनी बात कहते। रीमा के पिताजी थक गए सवाल सुन सुनकर। और रीमा के पिताजी कहने लगे बेटा मैं समाज की नज़रों में गिरना नहीं चाहता, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। अगर ये शादी लौट गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। और रीमा के पिताजी ने अपनी पगड़ी उतारी और अपनी बेटी के चरणों में रख दी। कहने लगे बेटा आज या तो तू मेरी लाज रख ले या इस पगड़ी में ठोकर मार दे। रीमा के सामने अब दो रास्ते थे, या तो आज अपने जीवन को दांव पे लगा दे, तिल तिल मरने के लिए तैयार हो जाए, या फिर जिसने जिंदगी दी है, जिसने जीवन दिया है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, उसकी
बेइज्जती कर दे। और रीमा ने उस समय फैसला लिया, अपने पिताजी की जो पगड़ी थी वो हाथ में उठा ली और कहने लगी, पिताजी आपने मुझे जीवन दिया है, मैं आपका जीवन नहीं ले सकती। और अब तक तो मैं शायद वहाँ जाके मर जाती, लेकिन अब मैं जिंदा रहूँगी। आपकी पगड़ी पूरे समाज में उछले, आपकी तरफ लोग उंगली उठाएं, ये मैं बर्दाश्त कैसे कर सकती हूँ? मैं तो क्या, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे चाहे पिता की इज्जत उछाल दें, लेकिन बेटी कभी नहीं उछालती। और रीमा ने अपने पिता की पगड़ी उनके सर पर रख दी और शादी के लिए तैयार हो गई। शादी होने लगी और रीमा उसी के साथ बंधन में बंध गई जिसमें वो कभी बंधना नहीं चाहती थी। रीमा की सखी सहेलियाँ, रीमा के सारे रिश्तेदार, रीमा के भाई, रीमा के पिता माँ सब रो रहे थे, परंतु वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो दुख के थे। क्या जानबूझ के हमने अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी प्यारी सहेली को ऐसी जगह डाल दिया जो उसके लायक था ही नहीं। दोस्तों, रीमा तो विदा हो गई, उसने अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया। और ऐसी ही रीमा ना जाने कितनी होती हैं, असंख्य शादियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी पिता की इज्जत की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देती हैं, बलिदान हो जाती हैं। यदि कोई बच्चा आपकी इज्जत कर रहा है तो उसकी इच्छाओं का भी ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर उसे कुएं में ढकेल दो। सबसे पहली जो बात होती है वो होती है जोड़ा मिलने की। आज की डेट में ऐसा देखा जाता है, लड़की हमारी 18 साल की है और लड़का 30 साल का है। ऐसा भी देखा जाता है कि लड़के लड़की का कोई मेल ही नहीं है, जमीन जायदाद देखी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन उतना देखना चाहिए जितने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा भी क्या है? ये कहावत है कि कुपूत को का धन संचय और सपूत को का धन संचय। यदि वो लड़का सपूत है तो कमी होने ही नहीं देगा, अगर कपूत है तो कितना ही धन आप देख लेना, वो सबको बर्बाद कर देगा। और आज जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें तो इतनी शादियां हुई हैं कि शायद किसी वर्ष में शादियां हुई हों। आज की डेट में कुछ नहीं देखते, बस इतना देखते हैं कि शादी कर दें, लड़का को देख लो उल्टा सीधा और लड़की को विदा करो। बस ये चक्कर चल रहा है। खूब जिसको माल देना वो माल दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस बेस पे दे रहा है, कोई पता नहीं। लेकिन काम सब हो रहे हैं कि बाराती कम जाए। वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बेटी वाले का खर्चा ना हो, बहुत बढ़िया है, होना भी नहीं चाहिए। उन गरीबों की बेटी भी अच्छे से चली जाएं जिनको दिक्कतें हैं, जो कर्ज में बिंध जाते हैं, जो कर्ज चुका नहीं पाते, अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए न जाने कैसे कैसे कर्ज लेते हैं और डूब जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, ये सब जो कुछ जो बातें हैं बहुत अच्छी हैं। कम बाराती जाएं तो बेटी वाले का खर्च बचेगा, तो बेटी वाले को बहुत राहत मिलेगी। कम सामान देना पड़े, बहुत राहत मिलेगी। दहेज रहित शादियां हों तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा भी ना करें, लड़का लड़की की इच्छाओं का दमन कर दें। मुझे नहीं पता दोस्तों ये आपको कहानी कैसी लगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे लाइक करें, आप तभी इसे लाइक करें जब आपको पसंद हो। धन्यवाद दोस्तों।